लूना 25 को चांद की ग्रेविटी ने अपनी तरफ खींच लिया है। अब रशिया का लूना 25 चांद के बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुका है, जहां इस मुकाम तक पहुंचने के लिए भारत के चंद्रयान 3 को 25 दिन से भी ज्यादा का वक्त लग चुका है। लूना 25 ने तकरीबन 5 दिनों में इस सफर को तय कर लिया है। आखिर ये पूरा प्रोसेस कैसे हुआ, कैसे लूना 25 इतनी जल्दी चांद के ऑर्बिट में पहुंच गया? आज की वीडियो में हम आपको लूना 25 की चांद तक पहुंचने की सारी डिटेल बताएंगे कि आखिर ये सब कैसे पॉसिबल हुआ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि इस तरह की अमेजिंग वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। 11 अगस्त को रूस ने सुबह 4:40 पर कॉस्मोड्रोम से लूना 25 मिशन लॉन्च किया। इसकी लॉन्चिंग सोयूज 2.1V रॉकेट से की गई थी। इस मिशन की सबसे खास बात यह है कि रूस ने पूरे 47 साल बाद दोबारा चांद पर अपना मिशन भेजा है। रूस ने जिस रॉकेट से लूना 25 को लॉन्च किया है वो बहुत ही पावरफुल रॉकेट है। इस रॉकेट की लंबाई 86.3 मीटर है और इसका डायामीटर 10.3 मीटर है। अगर इसके वजन की बात की जाए तो ये 313 टन है। 4th स्टेज के इस रॉकेट ने लूना 25 को जमीन के ऑर्बिट में छोड़ दिया था। इसके बाद ये स्पेसक्राफ्ट सीधा अपने सफर यानी के चांद के हाईवे पर चला गया। इस सफर पर 5 दिन रहने के बाद आखिरकार ये चांद के ऑर्बिट में एंटर कर चुका है। यहाँ ये 5 से 7 दिनों तक चांद को ऑर्बिट करने वाला है। इसके बाद ये 21 या फिर 23 अगस्त को चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग की कोशिश करेगा। यहाँ एक सवाल आता है कि आखिर इस स्पेसक्राफ्ट ने किस तरह चांद के ऑर्बिट में एंट्री की? यहाँ साइंस के कौन से असूल काम करते हैं? आइए इस पूरे प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं। जब भी कोई स्पेसक्राफ्ट चांद की ग्रेविटेशनल एरिया में एंटर होता है तो उस प्रोसेस को लूनर ऑर्बिट इंसर्शन कहा जाता है। चांद की सतह से 40,000 किलोमीटर दूर तक चांद की ग्रेविटी का असर होता है, यानी कि यहाँ तक चांद का ग्रेविटेशनल एरिया मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि इस एरिया में जो भी कोई ऑब्जेक्ट एंटर होगा चांद उसे अपनी तरफ खींचना शुरू कर देता है। अब यहाँ सबसे अहम पॉइंट ये होता है कि इस पॉइंट पर किसी भी स्पेसक्राफ्ट की स्पीड को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि अगर स्पीड थोड़ी सी भी तेज हो गई तो स्पेसक्राफ्ट चांद की दूसरी साइड पर जा सकता है या इससे भी आगे निकल सकता है। लेकिन अगर इसकी स्पीड कम हुई तो स्पेसक्राफ्ट चांद के ऑर्बिट को मिस कर सकता है। यहाँ ये बात जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब भी किसी स्पेसक्राफ्ट की टेस्टिंग की जाती है तो इसकी सारी टेस्टिंग जमीन पर ही की जाती है या फिर स्पेस में कम दूरी पर ले जाकर तमाम टेस्ट किए जाते हैं। अब ऐसे में किसी भी स्पेस एजेंसी के पास ये डाटा मौजूद नहीं होता कि जब भी स्पेसक्राफ्ट स्पेस में चांद के ऑर्बिट के पास पहुंचेगा तो उसे किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, या फिर उस वक्त चांद की ग्रेविटी उस स्पेसक्राफ्ट पर किस तरह का इफेक्ट दिखाएगी। जब भी कोई स्पेस एजेंसी किसी स्पेसक्राफ्ट को चांद की सतह पर भेजने का प्लान करती है तो उन्हें कई तरह की कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से वो आसानी से बगैर किसी मुश्किल के चांद के ऑर्बिट में एंटर हो सके। क्योंकि अगर यहाँ स्पेसक्राफ्ट की स्पीड तेज हो गई तो वो चांद के ऑर्बिट को मिस कर देगा, और अगर उसकी स्पीड जरूरत से ज्यादा कम हुई तो वो आहिस्ता आहिस्ता चांद की तरफ जाने लगेगा और लास्ट में चांद से टकरा कर क्रैश हो जाएगा। यहाँ स्पीड के साथ स्पेसक्राफ्ट की ट्रैजेक्टरी यानी कि उसकी डायरेक्शन का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी होता है, क्योंकि अगर उसकी डायरेक्शन गलत हुई तो भी वो चांद की सतह से टकरा कर क्रैश हो जाएगा, जिसकी वजह से लूना 25 की पूरी टीम जो काफी देर से इस मिशन पर काम कर रही है वो इस स्पेसक्राफ्ट की हर चीज पर नजर रखी हुई है ताकि सही वक्त पर लूना 25 की स्पीड और डायरेक्शन को कंट्रोल किया जा सके और फिर वो चांद के ऑर्बिट में सही से एंटर हो जाए। इसमें रूस के पुराने एक्सपीरियंस भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित हुए। भले ही रूस ने काफी देर से मून मिशन ना किया हो, लेकिन हम ये नहीं भूल सकते कि चांद पर अपना सबसे पहला स्पेसक्राफ्ट भेजने वाला मुल्क रूस ही था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। रूस ने 2 जनवरी 1959 में ही चांद पर अपना पहला स्पेसक्राफ्ट लैंड करवा लिया था, यानी कि अमेरिका के ह्यूमन मून मिशन से 10 साल पहले ही रूस चांद पर लैंड कर चुका था। तो हम ये तो कह ही नहीं सकते
कि ये रूस के लिए कोई न्यू मिशन है, लेकिन हाँ, इस बार ये मिशन कई मायनों में बहुत ज्यादा अहम जरूर है, क्योंकि रूस एक बार फिर से स्पेस रेस में उतर आया है और ऐसा अमेरिका और चीन की वजह से हो रहा है। खैर, हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं और देखते हैं कि किस तरह स्पेसक्राफ्ट लूनर ऑर्बिट इंसर्शन करते हैं। एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर स्पेसक्राफ्ट को अपनी स्पीड कम करनी होती है। इस फेज को रिटार्डेशन फेज कहते हैं। इसके बाद लूना 25 5 से 7 दिन तक चांद को ऑर्बिट करेगा और आखिरकार 21 अगस्त को चांद के साउथ पोल पर लैंड करने की कोशिश करेगा। जब हम चांद की ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि आखिर ग्रेविटी होती है क्या। तो मैं आपको बता दूं, हमारी कायनात में जिस भी ऑब्जेक्ट के पास कोई मास है तो उसके पास ग्रेविटी भी मौजूद है, यानी कि वो दूसरे ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ खींचने लगता है। अब साइज में चांद हमारी जमीन से बहुत ज्यादा छोटा है, जिसकी वजह से इसका मास और ग्रेविटी भी हमारी जमीन से कम है। हमारी जमीन की ग्रेविटी चांद के मुकाबले में 6 गुना ज्यादा है और जब हम जमीन पर खड़े होते हैं तो हमारे ऊपर उतनी ही ग्रेविटी लगती है जितना हमारा वजन होता है, जिसकी वजह से हम एक वजन रखते हैं। लेकिन जब हम चांद पर जाते हैं तो क्योंकि चांद की ग्रेविटी बहुत ज्यादा कम है, जिसकी वजह से चांद हमें बहुत कम पावर से अपनी तरफ खींच पाता है। यही वजह है कि चांद पर जाने के बाद एस्ट्रोनॉट्स का वजन भी बहुत कम हो जाता है। हमारी जमीन पर जितना हमारा वजन है, चांद पर जाने के बाद उसका 1/6 हो जाता है। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। अगर हमारी जमीन पर किसी का वजन 84 kg है तो चांद पर जाने के बाद उसका वजन 14 kg रह जाएगा, यानी कि बगैर डाइटिंग के वहाँ उसका वजन कम हो जाएगा। और आप कहेंगे कि मैं ये सब आपको क्यों बता रही हूँ। तो देखिए, जब लूना 25 चांद की ग्रेविटेशनल फील्ड में एंटर हो रहा था तब उस पर चांद की ग्रेविटी का क्या इफेक्ट हो रहा था, ये तमाम कैलकुलेशन रोसकॉसमॉस के साइंटिस्ट ने पहले से ही कर रखी थी, क्योंकि यहाँ किसी भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। अब 21 या फिर 22 अगस्त को लूना 25 चांद की सतह पर लैंडिंग करेगा। इसका लैंडर चांद की सतह पर 18 किलोमीटर की ऊंचाई से लैंड करना शुरू करेगा। तकरीबन 15 किलोमीटर ऊंचाई कम करने के बाद 3 किलोमीटर की ऊंचाई से आहिस्ता आहिस्ता लैंड करना शुरू करेगा। 700 किलोमीटर की ऊंचाई से इसके थ्रस्टर्स तेजी से ऑन होंगे ताकि इसकी स्पीड को कम किया जा सके। इसके बाद 20 मीटर की ऊंचाई से इसके इंजन स्लो स्पीड से चलने लगेंगे ताकि ये कामयाबी से लैंडिंग कर सके। लूना 25 चांद के साउथ पोल पर मौजूद बोग्युस्लाविस्की क्रेटर के करीब लैंड करेगा। इसके पास लैंडिंग के लिए 30/15 किलोमीटर की रेंज मौजूद है। लूना 25 चांद की सतह पर 1 साल तक अपना काम करेगा। इसके लैंडर का वजन 1.8 टन है, जिसमें 31 kg के साइंटिफिक इक्विपमेंट्स मौजूद हैं। इसमें एक ऐसा इक्विपमेंट भी मौजूद है जो चांद की सतह की 6 इंच तक खुदाई करके सैंपल्स इकट्ठे करेगा ताकि फ्रोजन वाटर को डिस्कवर किया जा सके। तो कुछ इस तरह लूना 25 मिशन चंद्रयान 3 के 1 माह बाद लॉन्च होने के बावजूद चांद पर पहले पहुंच सकता है और चंद्रयान 3 से पहले अपनी रिसर्च शुरू कर सकता है। तो प्यारे व्यूअर्स, आपको क्या लगता है, क्या लूना 25 चांद पर पहले लैंडिंग करेगा या फिर चंद्रयान 3? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं और ये भी बताएं कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।